ललन टॉप शो brought to you by Sensodyne K and American Pistachios। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, दूध का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। जब एजेंसियां जांच करती हैं तो किसी की सुविधा का ख्याल नहीं रखा जा सकता। वो किसी के घर भी जा सकती हैं और जो ज़रूरी लगे वो कार्रवाई कर सकती हैं। बाहर क्या राजनीति चल रही है उससे न्यायालय को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिल्ली हाईकोर्ट का ये कहना था और इसी के साथ स्पष्ट हो गया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल दिल्ली के शराब नीति केस में कोई राहत नहीं मिलने जा रही है। क्या राहत मांगी थी अरविंद केजरीवाल ने? कोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए आगे की राह कैसी है? और क्या उन्होंने याचिका दाखिल करने में ही एक चूक कर दी जो उन्हें भारी पड़ी? इन सवालों के साथ और कोर्ट से आई कुछ और खबरों की भी बात करेंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की शराब नीति केस में ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उस पर 3 अप्रैल को भी सुनवाई हुई थी। अब 9 अप्रैल को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत ने इस पर फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया और गिरफ्तारी को भी वैध करार दिया। माने कोर्ट ने साफ कर दिया कि ईडी ने जो केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, कानूनी तौर पर उसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ है। केजरीवाल की ओर से इस केस में पेश हुए थे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और एडवोकेट विक्रम चौधरी। ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, ये नाम आप इस केस में बार बार सुन रहे हैं, जिन्होंने इस फैसले के बाद अदालत से बाहर आए, इस फैसले के बाद और इस पर कई और बातें भी बताई। फैसला जज ने बहुत मेहनत के बाद, सारा एविडेंस देखने के बाद, केस फाइल देखने के बाद, सारी जांच करने के बाद जजमेंट दिया है और न्याय किया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एविडेंस मिला है और एविडेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। ये सारी जिक्र जो है, ये सारा जिक्र जो है जजमेंट में है। अभी मैंने जजमेंट पढ़ा नहीं है, जजमेंट मेरे हाथ में आएगा, पढ़ूंगा, उसके बाद मैं विशेष टिप्पणी करूंगा। फैसला बड़ा छोटा नहीं होता है, फैसले से न्याय होता है। अरेस्ट गलत बताया जा रहा था सर, उसको लेकर केजरीवाल ने कहा कि अरेस्ट गलत है। कोर्ट ने उसकी जो दलील है, उसकी जो बहस है वो खारिज कर दी, बोले अरेस्ट लीगल है। हम जब भी आपसे अदालतों की बात करते हैं तो वकीलों की दलीलें बताते हैं क्योंकि वो जिरह इंटरेस्टिंग होती हैं, लेकिन आज बताएंगे जज की बातें, जज की टिप्पणियां। जस्टिस शर्मा ने केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए क्या क्या कहा, सबसे खास 5 बातें। पहली बात तो ये स्पष्ट कर दें कि ये याचिका जमानत के लिए नहीं लगाई गई। ये याचिका में सिर्फ हिरासत को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी गलत है, हम सिर्फ इसी पर फैसला देंगे, जमानत पर नहीं। याचिकाकर्ता मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार हुए हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस आधार पर जांच में कोई विशेषाधिकार उनको नहीं दिया जा सकता। पूछताछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं कराई जा सकती। जांच आरोपी के हिसाब से नहीं चल सकती। जांच एजेंसियों को जांच का तरीका और गिरफ्तारी का समय तय करने का पूरा अधिकार है। आप कह रहे हैं कि चुनाव का समय है इसलिए आपको रिमांड में भेजा गया है और इसीलिए आप इसे चुनौती दे रहे हैं। अगर चुनाव नहीं होते और आप गिरफ्तार होते तो क्या आप इसे चुनौती नहीं देते? आखिरी बात कि हम राजनीति नहीं, न्याय के प्रति जवाबदेह हैं। राजनीति से शासन प्रशासन प्रभावित होते होंगे, न्यायपालिका नहीं। ये आज हाईकोर्ट ने कहा। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने यह भी कहा कि ईडी के पास केस से जुड़े तमाम गवाहों और आरोपियों के बयान हैं जो केजरीवाल के खिलाफ सबूत के तौर पर रखे गए हैं और इसलिए ये कहना गलत है कि ईडी ने जो भी एक्शन लिया वो गलत है। ये कहते हुए कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। अब आगे क्या होगा? दिल्ली की सरकार फिलहाल जेल से ही चलती रहेगी। केजरीवाल अब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। आम आदमी पार्टी ने हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि ये सब एक राजनीतिक साजिश है और ये भी बताया कि पार्टी अब आगे क्या करेगी। आज जो फैसला हाई कोर्ट का आया है, कोर्ट है, कोर्ट के इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन का हम सम्मान करते हैं और हम सम्मान पूर्वक ये कहना चाहते हैं कि हम इस फैसले से सहमत नहीं है और इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बात रखेंगे। पूरा का पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं, ये मामला हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसके अंदर हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा वोटों से और सबसे ज्यादा सीटों से जीतने वाले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री में सबसे आगे जो आते हैं अरविंद केजरीवाल, उनको और उनकी पॉलिटिकल पार्टी को
और उनकी दिल्ली और पंजाब की दो सरकारों को नष्ट करने का, कुचलने का, खत्म करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी आई। कहा कि जो कुछ हो रहा है वो सबूतों के आधार पर हो रहा है। देखिए, आज जो तथ्य सामने आए हैं वो बहुत गंभीर हैं। सवेरे से यह प्रचार था कि जमानत की याचिका लगाई है। कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जमानत की तो याचिका ही नहीं थी, वो तो हिरासत पे ही सवाल उठाने की याचिका थी। यानी अहंकार इतना बड़ा था और तथ्यों के धरातल पर वह चकनाचूर हो गया। अब स्पष्ट रूप से सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी बहुत साफ कर दिया है कि किसी भी प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी, किसी भी प्रकार का राजनीतिक संदर्भ कोर्ट के बारे में देना सर्वथा अनुचित है। उन्होंने ये भी कहा कि जो बयान गवाहों के हैं वो कोर्ट के सामने दिए गए बयान हैं, इसलिए वो पूरी तरीके से प्रामाणिक माने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल जी की भूमिका सूत्रधार के रूप में बहुत स्पष्ट और संदिग्ध है, इसलिए हिरासत में रखने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं। यहां तक कि जो आम आदमी पार्टी कहती थी कि चवन्नी नहीं मिली, तो गोवा में ट्रेल मिलने के भी साक्ष्य हैं। देखिए, वास्तविकता यह है कि साक्ष्य जांच एजेंसियां दे रही हैं और न्यायालय के समकक्ष हैं। न्यायालय ने जो आज टिप्पणी की है वो सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के मुंह पे तमाचा है। इनके कारनामों ने दिल्ली को शर्मसार किया है। एक दिल्ली वाला होने के नाते पूछता हूं, क्या अब भी कोई नैतिक अधिकार है आपके पास कुर्सी पे बने रहने का? बीजेपी सांसद और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुजरिम मुजरिम होता है। आज माननीय कोर्ट के आदेश ने आम आदमी पार्टी के गैंग लीडर को आईना दिखा दिया। ईडी द्वारा एकत्र किए गए सबूतों से पता चलता है कि किंग पिन अरविंद केजरीवाल ही हैं। ये मनोज तिवारी ने ट्वीट किया। आपने कोर्ट के अंदर और बाहर की पूरी प्रोसीडिंग समझी, लेकिन इसके पीछे का वाय समझना अभी बाकी है। क्यों नहीं मिली अरविंद केजरीवाल को राहत? जवाब है उस एक दलील में जो ईडी ने पिछली सुनवाई में बेहद दमदारी से रखी थी, जिसके बारे में बार बार संशय जताया जा रहा था कि क्या अरविंद केजरीवाल के वकीलों से एक बड़ी चूक हो गई है। दरअसल ईडी ने पिछली सुनवाई में ये कहा था कि ये अरविंद केजरीवाल की तीसरी रिमांड है। पहली रिमांड तो 28 मार्च को ही खत्म हो चुकी है। उन्होंने चुनौती भी पहली रिमांड को ही दी है, जो अब खत्म हो चुकी है। उन्होंने जमानत नहीं मांगी है, बल्कि उन्होंने कोर्ट में ये तक कहा कि वो रिमांड का विरोध नहीं कर रहे। आज ईडी की इसी दलील का रेफरेंस लेते हुए अदालत ने केजरीवाल केस में ये अहम फैसला सुनाया। इस दलील को लेकर क्या कानूनी पेच है? क्या केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका लगाएंगे तो इस भूल को सुधारेंगे? बता रहे हैं इंडिया टुडे के लिए सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले पत्रकार संजय शर्मा। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपने फैसले में अरविंद केजरीवाल के तमाम दावों का तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए ये कहा कि कहीं भी अरविंद केजरीवाल की दलीलें टिक नहीं पा रही हैं। अरविंद केजरीवाल की 5-6 दलीलें अगर देखें तो उसमें सबसे बड़ा ये है कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है और ईडी ने बिना सबूत के उन्हें गिरफ्तार किया है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के प्रावधानों को चुनौती दी। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी सभी प्रावधानों के मुताबिक प्रावधानों की कसौटी पर बिल्कुल खरी उतरती है। अरविंद केजरीवाल की दलील थी कि जिन गवाहों पर ईडी भरोसा कर रही है वो गवाह वादा माफ गवाह हैं और सरकारी गवाहों का क्या भरोसा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ये 100 साल पुराना कानून है जिसमें वादा माफ गवाहों की गवाही पर अदालतें भरोसा करती रही हैं, क्योंकि वो बयान ईडी के सामने नहीं बल्कि अदालत के सामने दिए जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनी ट्रेल नहीं मिला। अदालत ने कहा कि ईडी के पास इस बात के पूरे सबूत हैं और वो हमने देखे हैं कि जो अपराध से हुई आय अर्जित की गई थी वो आय गोवा चुनाव में खर्च की गई और सभी उम्मीदवारों को और चुनाव का तमाम खर्चा नकद पैसे में किया गया। तो मनी ट्रेल वहाँ से यहाँ तक आके बिखर गया, तो ऐसे में किसी के यहाँ छापेमारी में वो चीज़ कहाँ से बरामद होती। अब अरविंद केजरीवाल के पास एक ही उपाय है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करें, चुनौती दें। उन्हीं वकीलों और उन्हीं दलीलों के सहारे अब अरविंद केजरीवाल को अपनी राहत की नैया सुप्रीम कोर्ट की नदी में भी प्रवाहित करनी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या उनकी नाव पार लग पाती है या मझधार में ही घूमती है, क्योंकि दलीलों में कुछ नया नहीं होगा। यहाँ जिन चीज़ों पर दलीलें रखी हैं वही दलीलें, वही सबूत, वही दस्तावेज, वही वकील वहाँ भी उनके काम आने हैं।
केजरीवाल से जुड़े एक और मामले में सुनवाई हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई है, मांग की है कि उनका वकीलों से मिलने का जो समय है दिन का, उसको बढ़ाया जाए। केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने कहा है कि केजरीवाल के खिलाफ 35 से 40 मामले चल रहे हैं। वकील हफ्ते में 1 घंटे मिलेगा तो वो कैसे अपने मुवक्किल को ज़रूरी दिशा निर्देश दे पाएगा। दूसरी तरफ ईडी ने कहा है कि केजरीवाल हफ्ते में वकील के साथ 5 मुलाकातों की मांग कर रहे हैं और ये जेल मैनुअल के खिलाफ है। ईडी ने कहा कि जब कोई व्यक्ति जेल में आता है तो ये मायने नहीं रखता कि वो बाहर उसका कद क्या है, वो कितना बड़ा आदमी बाहर है, उसके साथ समान व्यवहार जेल में होना चाहिए। ईडी ने यह भी कहा कि कानूनी बैठकों का दुरुपयोग परामर्श के अलावा दूसरे उद्देश्यों के लिए, दूसरे मकसदों के लिए किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को वकीलों से मिलने का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा या नहीं, इस पर फैसला आना भी बाकी है। अरविंद केजरीवाल देश के इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया। उनके अलावा इस वक्त झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी भ्रष्टाचार के ही एक मामले में जेल में हैं, लेकिन उन्होंने अरेस्ट होने से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था। बड़ी खबर से अब रुख करते हैं सुर्खियों का और हाई कोर्ट से रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जहां से आया चुनाव से जुड़ा एक बड़ा फैसला। चुनाव में उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति से जुड़ी एक एक जानकारी के खुलासे की ज़रूरत अब नहीं होगी। ये बात सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने 9 अप्रैल को कही। बेंच 5 साल पुराने एक मामले की सुनवाई कर रही थी जो अरुणाचल प्रदेश में 2019 में हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ा था। उस चुनाव में तेजू विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी कारिखो क्री ने जीत हासिल की थी, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी नुनी तयांग ने कारिखो पर नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। कहा कि कारिखो ने नामांकन पत्र में अपनी पत्नी और बेटे के स्वामित्व वाले 3 वाहनों के बारे में जानकारी नहीं दी है, इसलिए कारिखो का चुनाव रद्द किया जाए। और ये वाहन थे एक बाइक, एक स्कूटी और एक वैन। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। गुवाहाटी हाईकोर्ट की ईटानगर पीठ ने कारिखो क्री के चुनाव को रद्द कर दिया। इस फैसले के खिलाफ कारिखो सुप्रीम कोर्ट गए। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कारिखो क्री ने नामांकन दाखिल करने से पहले वे वाहन या तो किसी को गिफ्ट कर दिए थे या बेच दिए थे, इसलिए इन वाहनों पर उनके परिवार का मालिकाना हक नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी भी की जो आगे भी उम्मीदवारों के हलफनामों के केस में एक रेफरेंस पॉइंट बन सकती है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ रहे किसी भी उम्मीदवार से जुड़ी हर चल संपत्ति जानने का अधिकार वोटर को नहीं है, जब तक कि वो चल संपत्ति बहुत ज़्यादा मूल्य की ना हो या फिर एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल को दर्शाने वाली ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया है और कारिखो क्री की विधायकी भी बहाल हो गई है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला काफ़ी अहम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 9 अप्रैल को ही एक और दिलचस्प सुनवाई हुई। इसके लिए CJI DY चंद्रचूड़ समेत 9 जजों की संवैधानिक पीठ बैठी है। ये बेंच 2 अप्रैल से इस मामले की सुनवाई कर रही है। ये मामला क्या है बताते हैं आपको। हम और आप जानते ही हैं कि शराब पर जो टैक्स लगता है वो राज्यों के खाते में जाता है। राज्य के पास ये अधिकार होता है कि वो एक्साइज ड्यूटी यानी शराब पर टैक्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल एल्कोहल पर जो टैक्स लगता है वो किसके खाते में जाए, राज्य या केंद्र। इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इंडस्ट्रियल एल्कोहल का मतलब वो एल्कोहल जो पीने योग्य नहीं होती, ह्यूमन कंजप्शन के लिए वो नहीं होती। रॉ किस्म की शराब, जानकारों की भाषा में बोलें तो डीनेचर्ड शराब, आसान भाषा में बोलें तो ख़राब शराब। इंडस्ट्रियल एल्कोहल का इस्तेमाल फार्मा सेक्टर में होता है, मोस्टली डिसइंफेक्टेंट्स बनाने में होता है, केमिकल्स या बायोफ्यूल्स बनाने में भी होता है, स्पिरिट बनाने में इस्तेमाल होता है। एब्सोल्यूट एल्कोहल यानी पीने योग्य शराब में जब मिथेनॉल मिला देते हैं तब बनती है इंडस्ट्रियल एल्कोहल, लेकिन मिथेनॉल जहरीली होती है, इसलिए फिर वो शराब पीने योग्य नहीं रह जाती। इंडस्ट्रियल एल्कोहल क्या होती है आपने इसे समझ लिया, अब इस पर विवाद क्या है वो समझाते हैं। संविधान में ये बात स्पष्ट है कि राज्यों के क्या अधिकार हैं और केंद्रों के क्या, एक स्पष्ट बंटवारा है। राज्यों की अनुसूची में ये बात लिखी है कि शराब के उत्पादन और बिक्री को नियंत्रित करने, इसकी बिक्री और इस पर लगने वाले टैक्स को तय करने का अधिकार राज्यों के पास है, लेकिन इंडस्ट्रीज और इससे जुड़े हर मसले का जिक्र है केंद्रों की अनुसूची में, यानी इसको नियंत्रित करने का अधिकार मिला है केंद्र सरकार को। यानी इंडस्ट्रीज गई हैं केंद्र के अंडर और शराब गई है राज्यों के अंडर। इसी वजह से जब बात इंडस्ट्रियल शराब की आई तो ये मामला फंस गया कि ये किसके अंडर जाएगा। चूंकि ये मामला सिर्फ किसी एक चीज़ का टैक्स विवाद नहीं है, वो तो है ही, पर केंद्र और राज्य के अधिकारों में लकीर खींचने वाला केस भी है, इसीलिए इतनी बड़ी बेंच इस पर बैठी है। CJI खुद सुनवाई कर रहे हैं। ये विवाद कोई आज का नहीं है, कम से कम 35 साल पुराना है। 1989 में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच इस मसले पर बैठी थी। 1997 में बेंच ने फैसला सुनाया था कि इंडस्ट्रियल एल्कोहल को रेगुलेट करने का अधिकार केंद्र के पास है। इसके बाद ये मामला 2010 में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जिस पर अब सुनवाई चल रही है। फैसला आना अभी बाकी है। राज्य सरकारों का सबसे बड़ा तर्क है कि इंडस्ट्रियल एल्कोहल बनती तो है एब्सोल्यूट एल्कोहल से ही,
तो जब एब्सोल्यूट अल्कोहल को राज्य रेगुलेट करते हैं तो इंडस्ट्रियल अल्कोहल को क्यों नहीं कर सकते? जबकि केंद्र का तर्क है कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल का जिक्र इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 में है और ये एक्ट केंद्र सरकार को ये अधिकार देता है, ये शक्ति देता है कि वो उद्योगों से जुड़े उत्पादों को बेचें और सही कीमत पर उपलब्ध कराएं। दिलचस्प बहस है, फैसले का इंतजार है। अभी बात करते हैं चुनावों की। महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। महाराष्ट्र की 48 में से 21 सीटों पर उद्धव गुट वाली शिवसेना, 17 सीटों पर कांग्रेस और 10 सीटों पर शरद पवार का गुट वाला जो एनसीपी है वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे, ये अब तय हो गया है। 9 अप्रैल को गठबंधन के तीनों दलों की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये जानकारी दी गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों दलों के प्रमुख नेता उद्धव ठाकरे, शरद पवार और पृथ्वीराज चौहान मौजूद थे। एमवीए नेताओं के बीच मुंबई, साउथ सेंट्रल, सांगली, भिवंडी और सतारा सीट को लेकर के भी सहमति बन गई है। इन सीटों पर तीनों के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई थी। सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद मुंबई साउथ सेंट्रल और सांगली सीट शिवसेना यानी उद्धव गुट के खाते में गई है, जबकि भिवंडी और सतारा सीट पर एनसीपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। बाकी सीटों की जानकारी देती लिस्ट इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बारी लोकसभा चुनाव से जुड़े दिन भर के छोटे बड़े अपडेट्स की। ये वीडियो कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का है। मध्य प्रदेश में वो 8 अप्रैल से हैं। 8 अप्रैल को उनकी यहाँ से रवानगी भी थी, लेकिन देर शाम हेलीकॉप्टर में तेल ख़त्म हो गया। तेल भोपाल से मंगाया गया लेकिन समय पर आ नहीं पाया, जिसके बाद वो शहडोल में ही रुके थे। आज बाई रोड शहडोल से उमरिया जा रहे थे। उमरिया में जाते समय सड़क किनारे कुछ खेत पड़े जो महुए के खेत थे। राहुल गांधी का काफ़िला यहाँ रुका। राहुल गांधी गए तमाम किसानों से मिले, वहाँ पर उन्होंने महुआ को चखा भी, अलग अलग किसानों से बात की और यहीं से तमाम कांग्रेस के जो नेता उनके साथ थे उन्होंने राहुल गांधी का वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पे शेयर किया। वही वीडियो अभी आपने देखा। ये वीडियो आज दिन भर सोशल मीडिया पर तैरता रहा। शहडोल से उमरिया जाते हुए राहुल गांधी ने महुए चखे, इस हेडलाइन से अलग अलग कांग्रेस नेता वीडियो शेयर करते रहे। चुनाव से जुड़ी अगली सुर्खी है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लेके, जिन्हें जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मिल गई है। बीते दिनों खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। देश में चुनाव भी आने वाले हैं, इसके मद्देनज़र उन्हें जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली है। अगली सुर्खी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की। 9 अप्रैल को सबसे पहले प्रधानमंत्री पहुंचे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। पीलीभीत में उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, लेकिन सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ जिस बात ने बटोरी वो थी प्रधानमंत्री के मंच पर वरुण गांधी की गैर मौजूदगी। वरुण गांधी को इस बार पीलीभीत से टिकट भी नहीं दिया गया है। वो लंबे समय यहाँ के सिटिंग एमपी रहे हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री के मंच पर भी वो मौजूद नहीं रहे। इसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे मध्य प्रदेश के बालाघाट में उन्होंने भाषण भी दिया। कहा कि मेरा सिर या तो महाकाल के आगे झुकता है या झुकता है जनता जनार्दन के आगे। मैं एमपी की धरती से बताना चाहता हूं, मोदी भक्त है महाकाल का। मोदी झुकता है तो या तो जनता जनार्दन के सामने या महाकाल के सामने। इसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे चेन्नई में देर शाम उन्होंने लंबा रोड शो भी किया। लोकसभा चुनाव से जुड़ी अगली बड़ी सुर्खी भी मध्य प्रदेश से ही है। मध्य प्रदेश की बैतूल लोकसभा सीट पर चुनाव की प्रक्रिया अब नए सिरे से शुरू होगी। दरअसल इस सीट से बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे अशोक भलावी। मंगलवार को उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। बसपा प्रत्याशी अशोक भलावी की बहू माधुरी ने बताया कि दोपहर करीब 2 बजे उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई। बैतूल के एक निजी अस्पताल में उन्हें ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि बैतूल लोकसभा सीट का चुनाव अब आगे बढ़ेगा। चुनाव आयोग को इसकी जानकारी दे दी गई है। अब आयोग यहाँ चुनाव और नामांकन के लिए नई तारीखें तय करेगा और इसके बाद ही वहाँ पर नए सिरे से चुनाव घोषित होंगे, मतदान होंगे। और अब आज का चुनावी किस्सा। आप जानते हैं कि देश में पिछले कुछ समय से वन नेशन वन इलेक्शन पर बात हो रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने
एक कमेटी बनाई थी जिसने अपनी रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को सौंप दी है। लेकिन क्या आपको पता है कि देश में 1967 तक 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। फिर कब और क्यों दोनों चुनाव अलग अलग होने लगे? बात 1971 की है। केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा अपनी ही पार्टी से बगावत करके कांग्रेस के 2 टुकड़े कर चुकी थी। इंदिरा की नई पार्टी कांग्रेस आर नए सिरे से बहुमत की संभावनाएं तलाश रही थी। इंदिरा गांधी को उनके सिपहसालारों ने सलाह दी कि दोनों चुनाव साथ साथ होने की स्थिति में क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों को प्रभावित करते हैं। दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग कर दी गई। समय से पहले लोकसभा चुनाव कराए गए। ये दांव इंदिरा के पक्ष में रहा और सत्ता में उनकी बहुमत के साथ वापसी हुई। आगे तमाम विधानसभाएं भी अलग अलग समय पर और अलग अलग कारणों से रद्द होती रहीं और यहीं से देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने शुरू हो गए। चुनाव का किस्सा भी हो गया। अब चुनाव की सूचना। आप जानते हैं कि लल्लन टॉप चुनाव यात्रा शुरू हो चुकी है। सौरभ द्विवेदी पहुंच रहे हैं चेन्नई। मरीना बीच पर गांधी स्टैचू के पास होगी चुनावी गपशप। 10 अप्रैल बुधवार को शाम 5 बजे। अगर आप चेन्नई में हैं या आसपास हैं तो समय निकाल कर पहुंचिए। चुनाव पर, चेन्नई पर, वहां के खाने पर, वहां की संस्कृति पर, वहां की जगहों पर चौचक चर्चा होगी। आज का लल्लन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी लल्लन टॉप शो। शुक्रिया। शुभ रात्रि।